नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दशमिता में। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान बहुत दूर से आए हैं सिर्फ आपके लिए। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, आप लोगों ने बहुत भर भर के इनका प्यार दिया हुआ है। साथ ही मैं आपको बताती हूँ न्यूमरोलॉजी तो है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती, कई मीथ होते हैं, उन्हें लेकर आज बात करने वाले हैं हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता जी, आप मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान दे के जाऊँ जिससे उनको जीवन में कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। विशाल जी, सबसे पहला सवाल जो होगा वो तो हम करेंगे आपसे। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों ने भी आपके लिए भेजे हुए हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार था कि वो आपसे सवाल करे। कुछ सवाल मेरे भी अंदर है जो मैं आपसे पूछूंगी, और उनके भी सवाल मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लिखी हुई हूँ ताकि हम बात करें। देखिए, न्यूमरोलॉजी को लेकर लोग बड़े तरीके की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बस न्यूमरोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी होता है, जो कि आप इस चीज़ को ही आप देखते हैं, कॉर्पोरेट वाले को। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप रिटेल आउटलेट भी चला रहे हो या फिर कोई रेस्टोरेंट भी अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिजनेस में किस प्रकार से हम गाइडेंस दे के जी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका हम सोल्यूशन निकाल पाएँ। जैसे कि आपका कंपनी का नाम है, ठीक है, आपको कोई पार्टनर्स चूज़ करना है तो उसमें भी न्यूमरोलॉजी की सहायता आप ले सकते हैं। इवन स्टाफ अपॉइंटमेंट, अगर आपको कौन सा स्टाफ कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, इसका भी गाइडेंस हमें न्यूमरोलॉजी के द्वारा मिलता है। तो जब आप ये न्यूमरोलॉजी का गाइडेंस लेके आपके बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिज़नेस चलाने में हर्डल्स आते हैं, वो हर्डल्स कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं और आप वो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं जो आपने एम किया है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी पूरी सटीक बैठती है और आपका एनालिसिस करते हुए जब हम आपको गाइडेंस देते हैं तो ये आपको बिजनेस में हेल्प करती है। तो इसी को हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कहते हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में न्यूमरोलॉजी जो है कितना हेल्पफुल हो सकता है? जी, यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि एक बिज़नेस आज के टाइम में रन करना कितना मुश्किल है, ठीक है, कई सारे हर्डल्स को आपको पार करना होता है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अगर आपके पास में एक साइकिल है, ठीक है, और आप साइकिल पेडलिंग कर रहे हैं तो कितना एफर्ट लगता है चोटी तक पहुँचने के लिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी की सहायता लेते हैं तो वही साइकिल वही माउंटेन पे अगर आप चढ़ना चाहो तो वो आपकी साइकिल में गियर देने का काम करता है, समझ गए आप। तो जब वही एफर्ट अब आपको मिल गई है गियर वाली साइकिल, तो यहाँ पे आपका एफर्ट कम हो गया, आपके शरीर के ऊपर जोर कम पड़ रहा है, और आप क्योंकि जोर कम पड़ रहा है तो आप और भी ज़्यादा एफर्ट डाल के कंटिन्यू एफर्ट डाल पाओगे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूएशन एफर्ट डाल के आप वो चोटी तक पहुंच जाओगे, वो एम तक आप पहुंच सकते हो। तो जो आपके गाड़ी को गियर देने वाला काम करता है वो न्यूमरोलॉजी करता है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की सहायता लेके आप अपने जो भी अचीवमेंट्स आप करना चाहते हो जीवन में, जो भी आपके एम है, वो आप बड़ी जल्दी ही अचीव कर पाते हो। चलिए, एक पर्सनल सवाल आपसे कर लेती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपने सिंपल न्यूमरोलॉजी को क्यों नहीं चुना, क्यों आपने कॉर्पोरेट को ही चुना? अभी यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा दिल के करीबी वाला चीज़ जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि देखिए मैंने 20-25 साल तक मैंने बिज़नेस किया है, मैंने इंडस्ट्री भी रन की है, मैंने रिटेल आउटलेट भी चलाए हैं। ऐसा कोई लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैंने उनके अप्स एंड डाउन, उनके जो भी स्ट्रगल हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने खुद 20-25 साल बिजनेस को रन किया है। तो इस वजह से जब मैंने इस विद्या को सीखा और मैंने इस विद्या को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी इंडस्ट्री जो भी मैंने क्रिएट की थी उसमें मुझे अच्छे प्रॉफिट्स आने लगे। तो वो जो हर्डल्स मैं फेस कर रहा था, कहीं ना कहीं वो हर्डल्स सारे ख़त्म हो गए और मैं अच्छा करने लगा, मेरी इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जब बेनिफिट्स मैंने खुद मेरे जीवन में मैंने अप्लाई करके मैंने पाया, तब मुझे लगा कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। और भी मेरे जैसे कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो भी बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन भी हैं, तो ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। इनसे ज़्यादा रिस्क कोई नहीं है जो लेता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि सामने क्या मिलेगा उनको। पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, है ना, कई सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं और उसके बावजूद
जब वे फेल होते हैं तो खाली वे फेल नहीं होते हैं, उनके पीछे उनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे अपॉइंट किए हुए उनके स्टाफ होते हैं, तो कई सारी फैमिलीज़ को वो चलाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ये जो फील्ड है इसमें थोड़ा और वर्क करना चाहिए और ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए ताकि वे बिज़नेस भी अच्छा करें, और वो बिज़नेस अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली उनके नीचे जितने भी स्टाफ रहेंगे उनकी भी फैमिलीज़ अच्छा करेंगी, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने ये सेक्टर चुना। अच्छा, आप ये बताइए कि किसी भी कंपनी को बनाने के लिए उसके नेम के स्पेलिंग कितना सही होना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा सही होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आपका कंपनी का नाम हैज़ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के हिसाब से जब आप रखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए ये अलाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर आपका, मैं बोल देता हूँ, अगर आपका ड्राइवर 1 है, ठीक है, और अगर आपका कंपनी का नेम टोटल आपके एंटी पे अगर आ जाए, जैसे नंबर 8 पे आ गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल और बढ़ा देगा। तो आपके जीवन में अगर आपको स्ट्रगल को कम करना है तो डेफिनेटली आपके डेट ऑफ बर्थ का जो भी लकी नंबर निकलता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, आपको आपका कंपनी का नंबर उसी के ऊपर लेके जाना चाहिए। तो अब कंपनी को नाम को लेके मैं चाहिए तो आपको कुछ एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो अर्बन क्लैप था पहले, ठीक है, उन्होंने अभी उनका नाम चेंज करके अर्बन कंपनी कर दिया है। ठीक है, अर्बन क्लैप जो आ रहा था वो पहले 4 पे आ रहा था, तो इस वजह से उनको वो कहीं ना कहीं उनके फील्ड में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ रहा था। नंबर 4 अगेन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देता है। तो जैसे ही उन्होंने अर्बन कंपनी किया, उनका जो नेम टोटल है वो 9 पे आ गया। अब 9 क्या है? ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, और उनकी सर्विसेज वही है, लोगों को सर्व करना, उनकी मदद करना। ठीक है, तो जब वो उन्होंने अर्बन कंपनी किया तो उनकी कंपनी ग्रो भी हो रही है, आगे बढ़ भी रही है। आज आप सुन रहे हो हर जगह पे, किसी को भी अर्बन कंपनी के बिना काम नहीं चलता है। घर पे आपको छोटा भी काम हो तो सीधा आप अर्बन कंपनी को ही फ़ोन करते हो। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अब विप्रो को आप देखें, विप्रो का पुराना नाम क्या था? अब विप्रो जो उन्होंने स्टार्ट किया उसके पहला पुराना नाम था वेस्टर्न वेजिटेबल प्रोडक्ट्स करके उनका जो कंपनी का नाम था। ठीक है, फिर उन्होंने विप्रो किया, अब विप्रो आ गया 6 पे। तो आप देख सकते हैं कि विप्रो की क्या ग्रोथ है। आईटी फील्ड में आज वो वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंपनीज में आती है उनका नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप आपकी कंपनी का नाम आपके सपोर्टिंग टोटल के ऊपर ले आते हो, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए कि सिर्फ आपके सपोर्टिंग पे ही नहीं, जो फील्ड में आप हो वो फील्ड का भी वो सपोर्टिंग टोटल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ कि जो लग्जरी अगर आइटम्स में अगर आप डील करते हो, ठीक है, लग्जरी यानी कि क्या? ब्रांडेड कार्स हो गई, ब्रांडेड कपड़े हो गए, टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गया, तो ज्वेलरी हो गया। तो ये अगर सेक्टर्स के अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो कंपनी का नाम 3 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आ गया 6 का लग्जरी का। अब आपने 3 पे रख दिया अगर आपका कंपनी का नाम, तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्डल देगा। तो इसी प्रकार से कौन सा फील्ड भी आप चुन रहे हो वो फील्ड के मुताबिक ही आपको आपका कंपनी का नाम भी अलाइन में लाना ज़रूरी है। जैसे बहुत सी कंपनीज में पार्टनर्स होते हैं, फिर कंपनी नेम सभी पार्टनर्स के अलग अलग होते हैं, तो फिर वहाँ क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमें देखना रहेगा कि दोनों पार्टनर्स के, 2 हैं चाहे 4 हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कौन सा कॉमन नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, उनका कॉमन लक्की नंबर कौन सा निकल के आ रहा है। अगर सब में से किसी का भी लक्की नंबर निकल के आ रहा है और जो उनके प्रोफेशन के साथ, उनके बिजनेस के साथ भी हम मैच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो नंबर पे जाना चाहिए। लेकिन अब समझ लीजिए पार्टनर्स हैं, एक का ड्राइवर 3 है, दूसरे का 6 है, तो ना वो 3 पे रख सकता है ना ही 6 पे रख सकता है, और अगर कोई 8 वाला भी उनके साथ में जुड़ा है तो वो 1 पे भी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने कंपनी का जो नेम टोटल है वो 5 पे ले जाइए। अब 5 पे क्यों? तो देखिए 5 का कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, 5 नंबर सभी के साथ में मिलजुल के रहता है, उसका कोई एंटी नंबर है ही नहीं। तो जब अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ ऐसा अलग अलग है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंपनी का नेम टोटल 5 पे ले जाइए। 5 पे जी। जैसे मान लीजिए कि कंपनी में तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग स्टाफ रहते हैं। बिल्कुल। तो एक कंपनी के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि डीओवी देखकर, न्यूमरोलॉजी सेट करके उनको हायर करना? जी, कंपनी को चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो उनके लिए मैं हूँ। ठीक है, लेकिन कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं एक उदाहरण भी दे दूंगा यहाँ पे। जैसे 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, और ये सारे नंबर्स की एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर की अपनी एक एक स्ट्रेंथ होती है,
और एक बिज़नेस को रन करने के लिए, एक बड़े बिज़नेस को रन करने के लिए हमें सारे क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, चाहे फिनेंस है, चाहे एचआर है, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे उनका जो एडवांटेज बनता है या स्ट्रेंथ बनता है, वैसे बंदों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में वो इंसान अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और उसका ही रिजल्ट आपको फिर आपकी कंपनी में दिखता है। तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ताकि एक आपको आइडिया मिल सके जब भी आप चूज़ करें तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में किसको रखना है। तो अगर कोई ड्राइवर नंबर 1 वाला आपके कंपनी में आता है ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा लोगों का नेचर क्या होता है, लीडरशिप, दे आर ट्रेंड सेटर्स। तो ऐसा कोई काम जिसमें आपको उसको पूरी आज़ादी देनी होगी कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट आपको दे दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, भले ही उसके नीचे उसको 4 बंदे चाहिए, 5 चाहिए, वो उसका लुकआउट है। और जब आप उसको ऐसा कोई काम दे देते हो, पूरी फ्रीडम दे देते हो, तो वो पूरा काम करके ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1 की क्वालिटी। अब नंबर 2 अगर वाला कोई है आपके स्टाफ में, तो आप उसे कोई फ्रंट ऑफिस वाला अगर आपका कोई काम है जहाँ पे आपको रिसेप्शन हो गया, तो ऐसी कोई जगह है तो उसको वहाँ का काम दीजिए, या फिर कस्टमर से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन का काम है वो आप उनको दीजिए, तो वहाँ पे वो अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर कोई 3 वाला है तो मैं कहूँगा कि कहीं पे जो भी क्रिएटिव काम करना हो, आपको कोई नया प्लान बनाना हो, कुछ क्रिएटिव आपको करना हो, तो वो क्रिएटिव जो सेक्शन है वो आप 3 वाले को दे सकते हो। इवन मैं कहूँगा कि कोई लीगल मैटर भी है तो लीगल में भी वो अच्छा करते हैं, तो आप वो कोई लीगल सेक्शन भी अगर आपका है उसमें भी आप नंबर 3 वाले को डाल सकते हो। इसके अलावा भी कोई एडवाइजरी आपको देनी हो, मतलब कोई क्रिएट करना हो जिसमें आप एडवाइजरी डिपार्टमेंट में भी नंबर 3 वाले को आप इंक्लूड कर सकते हो। अब आ जाते हैं नंबर 4 वाला। अगर नंबर 4 वाला आपके साथ में है तो आप उसे सेल्स एंड मार्केटिंग में डालिए। नंबर 4 वाला गज़ब का सेल्स एंड मार्केटिंग वाला होता है, वो मिट्टी को भी सोना बोल के बेच के आ सकता है, उसमें ये काबिलियत होती है। तो इसलिए उसका पूरा उपयोग अगर आपको लेना है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में ही उसको डालिए। इसके अलावा अगर नंबर 5 वाला है तो नंबर 5 वाला गुड कम्युनिकेटर भी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो तो वहाँ पे उनको आप डाल दीजिए, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा वो फाइनेंस का भी नंबर माना गया है, तो अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी वो संभाल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, नंबर 5 वाला। अब आ जाते हैं नंबर 6। नंबर 6 अगेन इसको हम कहते हैं जुगाड़ू। वो थोड़ा सा लग सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ऐसा कोई काम जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा जो भी प्रोजेक्ट है आप उसको दे दीजिए। वो कोई ना कोई जुगाड़ बैठा के कहाँ से उसको काम निकलवाना है उसे अच्छी तरीके से पता है, तो आप जितना भी टफ काम है आप उसको दे सकते हो, वो आराम से आपका काम कर देगा। तो ये एडवांटेज है नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नंबर 7। अगेन नंबर 7 जो है रिसर्च से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा नंबर माना गया है। तो आपका R&D अगर डिपार्टमेंट है, आपने R&D डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किया है, तो वहाँ के लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा नंबर 7 वाला, ठीक है। वो रिसर्च में इतना गुणी होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ अंदर की बात वो पूरी निकाल के लेके आ सकता है, तो इतना उनमें कैपेबिलिटी ज़रूर होता है। अब नंबर 8 वाला फाइनेंस का नंबर है, तो इसे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी दे सकते हो। इवन इसे हम जज भी कहते हैं। तो अगर आपका कोई लीगल डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट में भी ये बड़ा ही अच्छा करते हैं। इसके अलावा नंबर 8 की एक और खासियत है, लोग काफ़ी डरते हैं नंबर 8 शनि का नंबर, लेकिन जब अगर नंबर 8 वाला आपके साथ में होता है तो उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा काम करने वाला और कोई नहीं मिलेगा आपको। 1 से लेकर 9 तक जितने भी हैं, नंबर 8 वाले को आप देख लीजिए, सबसे पहला इंसान होगा जो ऑफिस में आएगा और सबसे आखिरी में जाएगा। जब तक उसका काम ख़त्म नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेगा। तो नंबर 8 की ये खासियत है। देन और अगर आपको बचत में दिक्कत हो रही है कि आपको लगे हाँ मेरी कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है लेकिन पैसा टिक क्यों नहीं रहा है या बच क्यों नहीं रहा है, तो ये डिपार्टमेंट में मैं बोलता हूँ नंबर 8 वाले को दे दीजिए। वो बता देगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस गलत जगह पे जा रहा है और कैसे रोकना है, ठीक है। आपकी वेल्थ को कैसे बचाना है, इसका भी काम नंबर 8 वाले को अगर आपने दे दिया तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके वेल्थ का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं नंबर 9। अब नंबर 9 अगेन, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, सेनापति का नंबर। तो सेनापति का रोल आप समझ सकते हैं कि वो पूरे सेना को कंट्रोल करता है। तो इसको अगर आप HR डिपार्टमेंट दे दें, ठीक है, आपके कंपनी का अगर HR डिपार्टमेंट दे देते हैं तो डेफिनेटली ये HR में बहुत ही अच्छा करते हैं। कौन से स्टाफ को किस तरीके से हैंडल करना है, इसमें इनकी जो काबिलियत होती है वो मतलब हम मैच ही नहीं कर सकते किसी के साथ में।
तो इस प्रकार से जब आप इन डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके आपके डिपार्टमेंट में कौन से बंदे चाहिए उस हिसाब से अगर आप रखो तो आप देखोगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ वो है और उसी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप उनको वो डिपार्टमेंट दे रहे हैं, तो उनका नेचुरली परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फ़ायदा किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जब आप रखते हैं, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं देखिए, लेकिन वो पूरा सब कुछ हम आज एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आपके व्यूअर्स को मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा डेट ऑफ बर्थ वाले को कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए। जैसे अमूमन हम देखते हैं विशाल जी कि रील्स जो चलते हैं, जो सोशल मीडिया पे कुछ मूलांक है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं जी। 4 को लेकर लोगों के मन में बहुत तरीके के मिथ हैं, लोगों ने बहुत डर फैलाया हुआ है। बिल्कुल। आप किस तरीके से 4 नंबर को देखते हैं? देखिए, 4 नंबर एक ऐसा नंबर है, भले ही वो खुद के लिए स्ट्रगलिंग है, नंबर 4 वाले को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। हमेशा ही उसके कुछ भी प्रोजेक्ट्स है, कुछ भी काम है, उसमें अड़चनें आती ही आती है, लेकिन उसका एक चीज़ जो अच्छा है कि वो पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो ये एक जो क्वालिटी है उसके वजह से वो जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। हाँ, हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन वो हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा भी अगर मुश्किल आ जाती है तो लोग अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा, और पीछे हट जाते हैं। तो उन लोगों को नंबर 4 वालों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि उनको देखिए, यानी कि उसका पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे रहता है, अपने टारगेट पे रहता है। तो उसके जैसा फोकस अगर कोई पा ले तो डेफिनेटली वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर 4 वाला को मैं कहूँगा कि उनके जितना फोकस्ड कोई भी नहीं है, तो उनके फोकस के वजह से ही वो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। यहाँ पे वो डिसिप्लिन्ड भी काफ़ी होते हैं। नंबर 4 वाले को अगर आप देखेंगे, कहीं पर अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो आपको वो 10 बजे के पहले वहाँ पहुँचे हुए मिलेंगे। ठीक है, वो कभी भी लेट होना पसंद नहीं करते हैं। नीट एंड क्लीन जो होता है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो नंबर 4 की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें ज़रूरी है, हमारे जीवन में आगे हमको बढ़ने के लिए नंबर 4 की क्वालिटीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। अगेन, फाइटर भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कोई भी टफ सिचुएशन उनके सामने आप डाल दीजिए, वो देखते ही नहीं है, उनको तो बस वो जो चीज़ चाहिए चाहिए, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए वो हासिल करके ही रहते हैं। तो ये कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो नंबर 4 के पास में है। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल क्यों होती है? क्योंकि बॉडी पार्ट नहीं है, नीचे का बॉडी नहीं, सिर्फ हेड है, तो क्योंकि इनकम्प्लीट बॉडी है तो उन्हें थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब वे भी न्यूमरोलॉजी का सहारा ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल को भी आराम से पार कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी का नाम है, उसमें 2 पार्टनर हैं जी। और दोनों पार्टनर का जो काम है वो अलग अलग है। जी। ठीक है, आपस में बन नहीं रही है उनकी, जी। और कंपनी अगर वो बढ़ भी नहीं रही, कंपनी जब दोनों पार्टनर का बनेगा नहीं तो वो ऑब्वियसली बात है कंपनी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस समय उस पार्टनर को क्या करना चाहिए? कंपनी को बंद कर देना चाहिए या फिर दूसरा नाम लगा के फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टनर्स का ड्राइवर कंडक्टर क्या है। अगर दोनों का एंटी या ऑपोजिट आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रगल तो होगा, लेकिन दोनों का अगर कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन में, मतलब ड्राइवर टू ड्राइवर या कंडक्टर टू कंडक्टर, तो यहाँ पे फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो रोल क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका ड्राइवर 1 है और पार्टनर भी 8 वाला है तो डेफिनेटली वो क्लैश होना ही होना है। तो यहाँ पे फिर हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्या वो क्लोज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर नहीं भी चाहते हैं तो यहाँ पे उपाय ज़रूर है। ठीक है, तो इसमें अब इम्पोर्टेंस हो जाता है कि पार्टनर्स का रोल। अभी 1 नंबर ड्राइवर अगर आपका है तो आपका क्या रोल होना चाहिए, और 8 अगर आप है तो आपका क्या रोल होना चाहिए। तो जब आप अपने रोल को डिफाइन कर लेते हो तो आपको मालूम है कि आपको कंपनी में क्या काम करना है, और आप दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डालोगे या फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। तो जब वो इंटरफेरेंस बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस कम हो सकते हैं। एंड सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाले की वीकनेस क्या है, ये भी हम जब गाइड करते हैं तो आपको भी मालूम है कि मुझे उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। गॉट इट। और रोल एंड गोल जब ये डिफाइन हो जाता है, और फिर जब आप रेमेडीज़ करते हो अपनी पर्सनल, जो भी आपकी रेमेडीज़ है जो हम सजेस्ट करेंगे, जो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ हो गई, ठीक है, तो जब आप ये सब रेमेडीज़ करते हुए अपने एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आप कंपनी को आगे ले जा सकते हो। अब इसमें भी फिर देखना पड़ेगा कि कंपनी का नेम टोटल, अगर वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो आपके अलाइनमेंट में है या नहीं है, तो ये सब जब आप मैच कर लोगे तो डेफिनेटली आप उससे निकल जाओगे और कंपनी को आगे अच्छे से रन कर पाओगे। कंपनी के अंदर एक पार्टनर कुछ और काम करता है और दूसरा पार्टनर जो है कुछ और काम देखता है, तो क्या वर्क डिवीज़न में भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली ले सकते हैं, और मैं वही करता हूँ, क्योंकि
अगर एक ही काम दो पार्टनर्स कैसे कर पाएंगे, तो डिवीजन तो करना ही है। हाँ। ठीक है, अब उसमें अगर राइट चॉइस अगर आप करो तो फिर आपको भी स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्या है हमें मालूम पड़ जाती है। हम आपकी जब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं, तब हमें मालूम पड़ जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है वही डिपार्टमेंट आपको देखना है। तो दोनों पार्टनर्स के अलग अलग स्ट्रेंथ एरिया होते हैं, तो उसी हिसाब से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट को लेके भी अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। और क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं तो मेंटल स्टेट भी उनका अच्छा होता है। ठीक है, पॉजिटिव रहते हैं, और इसी हिसाब से फिर उनको काम करने में भी मज़ा आता है और उनको फ़ायदा भी मिलता है। अब मान लेते हैं कि एक पार्टनर 3 वाला है, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ एरिया हो गया क्रिएटिविटी, ठीक है, एडवाइजरी, किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लाना है, कोई भी नियम कानून कंपनी के लिए सेट करना है, तो वो सब चीज़ के लिए नंबर 3 वाला एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई 7 वाले को अगर आपने ये काम दे दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका तो रिसर्च वाला नंबर है। ठीक है, तो वो रिसर्च में अच्छा करेगा, और वो एडवाइजरी में अगर आपने डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना, उससे भी परफॉर्मेंस अच्छे से आएगा नहीं। और जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है तब जाके कहीं ना कहीं उसको मेंटल प्रेशर होता ही होता है, और वो प्रेशर फिर किसी भी रूप में निकल सकता है। तो यहाँ पे अपना रोल एंड गोल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आप जब उस रोल एंड गोल में काम करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। जैसे कंपनी, देखिए जब कंपनी बनती है या कंपनी होती है तो उससे स्टाफ का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि स्टाफ के बिना तो कंपनी चलने वाली है नहीं। तो जो स्टाफ का सिलेक्शन होता है, तो क्या हम न्यूमरोलॉजी को देखते हुए ही, उनके डीओबी को देखते हुए, न्यूमरोलॉजी से उसको कंपेयर करते हुए कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, और इसमें मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरे एक मित्र बन गए हैं, अभी तो मेरे क्लाइंट थे, आज मेरे अच्छे खासे मित्र हैं, बिल्डिंग लाइन में हैं, अच्छा खासा उनका अभी कम से कम 25 प्रोजेक्ट्स वो लोग चला रहे हैं। तो उनको हमेशा ही अपने कंपनी में हायरिंग की ज़रूरत होती है, उनको स्टाफ की ज़रूरत होती है, नए रिक्रूटमेंट्स करते ही रहते हैं। अब उनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम यही थी कि बड़े ही प्रोसेस के बाद में कोई स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि पहले बायोडाटा कलेक्ट करना, ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यूज़ रखना, कम से कम 2 या 3 प्रोसेस होता था इंटरव्यू का, उसके बाद में वो सेलेक्ट करते थे, और उसके बाद में जब उनको वो डिपार्टमेंट दिया जाता था और वहाँ पर भी उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलता था तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील करते थे, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस करने के बावजूद उन्हें वो स्टाफ या वो अच्छा एक कैंडिडेट नहीं मिला, और फिर वापस से उनको वो इंटरव्यू करना और वापस से रखना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस वापस से उनको फॉलो करना पड़ता था। तो यहाँ पे जब मैंने वो प्रॉब्लम देखा, मैंने उनसे कहा कि आप सारे बायोडाटास जब आपके पास में आ जाते हैं आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। वो बायोडाटास के बाद मिलने के बाद में मैं पूछता हूँ कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब वो बोलते हैं या फिनेंस है या HR है, वॉटएवर, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं डेट ऑफ बर्थ को शॉर्टलिस्ट करके उनको वापस भेज देता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के लिए ये लोग हैं जो परफेक्ट हैं। तो वो स्टाफ को भी जीवन में आगे बढ़ने में उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो जब मैंने वो स्ट्रेंथ बता दी और उनको वो डिपार्टमेंट मिल गया तो वो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इवन द ओनर और इवन दैट कैंडिडेट जो वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। नहीं, जैसे क्या होता है कि कंपनी में जब स्टाफ आते हैं, ठीक है, तो जब आप बता रहे हैं सिलेक्शन करने की प्रक्रिया होती है, फिर डीओबी आपके पास आ जाता है, फिर आप सिलेक्ट करते हो। कुछ स्टाफ तो ऐसे भी होते होंगे कि दे आर वेरी 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 टैलेंटेड, ठीक है, लेकिन वो कंपनी के अकॉर्डिंगली जो है या उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो सुटेबल नहीं हो रहा, उनका मूल्यांक या उनकी ये चीज़ें नहीं सुटेबल हो रही हैं, तो उस दौरान फिर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, चाहे कोई भी मूल्यांक वाला हो, किसी भी कंपनी में ज़रूर काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी मूल्यांक को कुछ कम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सारे ही अपनी जगह पे सही हैं। हाँ, अब आ जाता है कि हर एक मूल्यांक का जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 से लेकर 9 तक जैसे मैंने बताया, वो डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो खुद का एनालिसिस करा के अपना खुद का स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है और उस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, 1 लीडर हो गया, 2 हो गया कस्टमर सर्विस के लिए। तो इस प्रकार से जब वो अपने मूल्यांक के हिसाब से डिपार्टमेंट को चुनते हैं और उस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी फ़ायदा है और कंपनी के लिए भी फ़ायदा है। नहीं, जैसे क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर मैं भी बताना चाहूँगी, कोई अगर स्टाफ है, ठीक है, मानिए वो किसी सेल्स में बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन जिस कंपनी में वो गया हुआ है वहाँ बोले नहीं हम तुम्हें सेल्स में नहीं रखेंगे, हम तुम्हें इस वाले डिपार्टमेंट में रखेंगे, ठीक है, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट की तो तैयारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस पर काम करता रहा है, लेकिन उसकी ओनर जो है वो चाहता है रखना उसको, बिल्कुल, लेकिन रख नहीं पा रहा है, बिल्कुल, शायद मूल्यांक की वजह से या फिर न्यूमरोलॉजी की कोई ऐसी चीज़ों की वजह से। तो क्या उसका कोई उपाय है आपके पास जिससे कि
उसे रखा जा सके। हाँ जी, इसमें अब उपाय ये है कि अब वो जो भी डिपार्टमेंट में जा रहा है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो डिपार्टमेंट का नंबर उसके पास में है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका उपाय कर सकता है। क्योंकि अगर उसको वहीं पे काम करना है और वही डिपार्टमेंट उसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको उसकी रेमेडी करनी रहती है। जैसे अगर नंबर 1 वाला कोई डिपार्टमेंट अगर वो कर रहे हैं, तो नंबर 1 की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप रोज़ सुबह सूर्य को जल दीजिए। ठीक है, इसमें आपका पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बस सवेरे आपको उठना है, सूर्य को जल देना है। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 वाला डिपार्टमेंट अगर आप कर रहे हो, तो आप शिव जी को जल चढ़ाइए। ठीक है, हफ्ते में 1 बार, अगर डेली भी डाल सकते हो तो वो अच्छी बात है, वरना कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आप जा सकते हो मंदिर, शिवलिंग पे जाके आप जल चढ़ा सकते हो, तो उससे भी आपको वो डिपार्टमेंट में ज़रूर मदद मिलेगी। तो नंबर 3 वाला आप उपाय कर लीजिए। उपाय में क्या है, जब भी आप ऑफिस के लिए निकलें, घर पे केसर का तिलक लगा के निकले, तो ये आपका उपाय हो गया। बहुत ही सिंपल है, पैसे लग रहे हैं आपके, नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर 4 वाला कोई डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हो और 4 नंबर अब मौजूद नहीं है, तो आप 4 वाला उपाय, कुत्तों को जो है आप खाना खिला दीजिए। आवारा कुत्ते जो होते हैं, खुद के पेट नहीं, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पेट्स को नहीं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, आप उन्हें दूध, ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी वो खाते हो, आप उन्हें खिलाइए, उनका उपाय हो जाएगा। अगर नंबर 5 वाला अगर आप काम कर रहे हो, तो आप गाय को जो है चारा दीजिए। जब भी आप गाय को चारा देंगे, नंबर 5 की एनर्जी भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से भी आपको सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब नंबर 6 के लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप गोल्डन मेटल वाली वॉच पहने, यानी जो भी एनालॉग वॉच आप पहन रहे हैं उसका मेटल स्ट्रैप होना चाहिए, गोल्डन कलर वाला होना चाहिए। जैसे ही आप वो पहनोगे तो डेफिनेटली आपको वो सेक्टर में भी फ़ायदा मिलेगा, आप अटैच होके उसमें अच्छे से काम कर पाओगे। अब नंबर 7 के लिए अगेन डॉग्स को फीड करवाइए। नंबर 4 और नंबर 7 के लिए सेम ही उपाय है, क्योंकि वो एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, एक सर है, बाकी बॉडी है, तो इसमें उपाय एक ही हो जाता है। अब नंबर 8 अगर नहीं है तो आप शनि मंदिर जाइए। ठीक है, शनिवार वाले दिन शनि की पूजा कीजिए, तो वहाँ पे भी आपको वो फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 9 अगर मौजूद नहीं है और वो डिपार्टमेंट अगर आप संभाल रहे हो, जैसे HR अगर आप संभाल रहे हो, तो आप हनुमान जी की कोई ना कोई उपासना ज़रूर कीजिए। जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ऐसा कुछ भी हनुमान जी से रिलेटेड आप करोगे तो वहाँ पे आपको करियर में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स जो भी थी वो सॉल्व हो जाती है। जैसे कि देखिए विशाल जी, मैं एक बात करती हूँ, कंपनी जब होती हैं जी, तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो है प्रोडक्ट्स बनाती हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स के नेम होते हैं, क्या वो भी इफेक्टेड होता है? डेफिनेटली इफेक्ट होता है, क्योंकि वो नाम का जो टोटल है, जो भी ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो भी आपके सपोर्टिंग में, प्लस आपके कंपनी के, प्लस आपका जो भी प्रोफेशन है उसके सपोर्टिंग में होना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो देखिए टाटा, ठीक है, रतन टाटा जी का नंबर 1 है ड्राइवर। उनकी कंपनी का अगर आप टोटल देखो, TA अगर वो भी देखो तो वो भी 1 पे आता है। आज इंडिया में वो नंबर 1 कंपनी भी है। अगर कोई जिसके ऊपर हम ज़्यादा रिलायबल अगर कंपनी अगर हम देखें गुडविल के नाम पे, तो टाटा इज़ नंबर 1। ठीक है, अब उन्होंने अपना जो दिल के करीबी एक अच्छा प्रोजेक्ट जो उन्होंने निकाला, जो एकदम सस्ती से सस्ती कार थी, वो क्या थी? नैनो थी। नैनो थी, बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। अब वो उनके दिल के इतने करीब था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जतन किए, बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की। ठीक है, और उन्होंने लॉन्च भी किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब उसके पीछे का रीज़न टाटा नैनो का जो नैनो शब्द है, नैनो, ठीक है, नैनो का टोटल जो किस पे आ रहा है, वो आ रहा है 9 पे। लेकिन 9 उनके लिए सपोर्टिंग है, क्योंकि 1 के लिए जो बेस्ट है वो 9 है, लेकिन फिर भी नहीं चली। अब यहाँ पे जो गलती हो गई कि वो जो 9 आया है वो आया है 18 के पैर से। ठीक है, अब 18 यानी 1 और 8 को मिलके 18 होता है। 1 हो गया सूर्य, 8 हो गया शनि। सूर्य और शनि की बनती नहीं है आपस में, नहीं बनती है, क्लैश होता ही होता है। तो इस वजह से वो टाटा नैनो को, उनको भी चलाने में इतनी दिक्कत हो गई। तो इससे बड़े बढ़िया एग्जाम्पल तो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो ब्रांड का नेम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करो उसका अलाइन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक प्रोडक्ट का नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रख पाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल, हर एक चीज़ आपको आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखनी है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने मेरे बिल्डर के लिए मैंने कहा था, तो बेंगलोर में मेरे एक घनिष्ठ मित्र हो गए, उनका नाम भी मैं बता देता हूँ। उनका नाम है करण बिंदल। ठीक है, गुरुवाणी उनके कंपनी का भी नाम है, आप चाहिए तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो वो आज 25 से 30 प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं। ठीक है, जब वो मेरे पास में आए थे तब वो स्ट्रगलिंग स्टेज में थे, क्योंकि उनके साथ पार्टनर जो था, पार्टनरशिप में उनका अच्छा नहीं चल रहा था। तो उन्होंने मेरे से गाइडेंस ली, मैंने उनको गाइड किया, फिर उन्होंने पार्टनर्स भी चेंज किए, कंपनी भी अभी फिर दूसरी उन्होंने कोलैबोरेशन में चालू की, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ वो 2 या 3 प्रोजेक्ट कर रहे थे,
आज वो कम से कम 28 से 30 प्रोजेक्ट उनका ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। आज की डेट में मोर देन 500 करोड़ उनका इन्वेस्टेड है, ठीक है। और वो 500 करोड़ के लिए उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कोई बैंक लोन नहीं है जी। सारे उनके जो जितने भी जान पहचान वाले हैं उनसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली है। तो आप सोचिए कि ज़ीरो बैंक लोन, 500 करोड़ से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने न्यूमरोलॉजी की सहायता ली, तो इस वजह से आज वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो आज वो जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का नाम होता है, क्योंकि हर एक बिल्डिंग का नाम आप एक ही नहीं रखते हो। आप जो भी क्रिएट करते हो नया नया नाम उसमें डेफिनेटली आप ऐड करते हो। तो जो भी नया नाम रखते हैं मुझसे कंसल्ट करते हैं और मैं उनको गाइड ज़रूर करता हूँ। और उस हिसाब से आप देखो तो उनकी जो ग्रोथ है टोटली अनइमेजिनेबल है। तो वो ग्रोथ आपको मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि वो सहारा लिया है उन्होंने न्यूमरोलॉजी का। और इसलिए मैं खुल के उनका नाम आपके पॉडकास्ट में बोल भी रहा हूँ। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिए, आप चाहे तो देख लीजिए। अगर आप जानते भी होंगे उनको तो वो लोग तो पहचान ही जाएंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, आयरन है, लेदर बिजनेस है, गारमेंट्स के भी बहुत सारे काम हैं, रियल एस्टेट के भी हैं। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको किस फैक्ट्री में कंपनी लॉन्च करना चाहिए? अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मूलांक भाग्यांक, ठीक है। आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से ही आपको आपका प्रोफेशन चुनना चाहिए, ठीक है। अगर आप नंबर 1 वाले हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो अगर आप नंबर 1 वाले हो तो आप लेदर के बिजनेस में अगर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल होगा, क्योंकि वो हो गया शनि का सेक्टर, ठीक है। आयरन एंड स्टील हो गया, ये भी शनि का हो गया। तो जब एक वाला ये प्रोफेशन में जाता है तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो अब 1 नंबर वाला है, उसके लिए 8 तो नहीं होगा, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? तो 1 वाला क्या है? वो लीडर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यानी कि फायर एंड सेफ्टी वाला अगर वो बिजनेस करे वो उसके लिए बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि अगेन 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। सूर्य क्या है? फायर। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप फायर एंड सेफ्टी में जा सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है, या फिर लग्जरी में भी जा सकते हो, क्योंकि 1 को हम क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और राजा से बढ़कर लग्जरी कौन अपनाएगा, या किसके पास में इससे ज़्यादा लग्जरी होगी राजा के अलावा? तो अब लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, ठीक है, कार्स का शोरूम होता है, ज्वेलरी का काम है, ये सब काम नंबर 1 वाला कर सकता है। अब नंबर 2 के लिए भी मैं बता दूं कुछ प्रोफेशंस हैं, जैसे कि वाटर बिजनेस, यानी पानी से रिलेटेड कोई काम। आप मिनरल वाटर का काम चालू कर सकते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती है वो काम आप चालू करिए। इवन स्वीट शॉप भी अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं बोल रहा हूँ, स्वीट शॉप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत ही चार्मिंग भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वीट नेचर के होते हैं। तो आप अगर स्वीट शॉप भी खोलते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। या फिर कोई सफ़ेद चीज़ वाला काम, यानी पनीर, मिल्क, इस प्रोडक्ट्स के भी रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है। और नंबर 3 वाला कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहे तो नंबर 3 के लिए वो बेस्ट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ जो मेरी फाइंडिंग है, कि आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली अगर आप देखेंगे जो अच्छा कर रहे हैं या जो अच्छा फील कर रहे हैं टीचिंग करके, वो नंबर 3 वाले रहेंगे आपको। तो नंबर 3 वाले टीचिंग प्रोफेशन के लिए बेस्ट होते हैं। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी अच्छे से खोल सकते हैं। कोई एडवाइजरी वाला काम अगेन वो कर सकते हैं। अब नंबर 4 वाले के लिए, नंबर 4 का जैसा कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता है। तो इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हर एक इवेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो वो काम जो है वो नंबर 4 से बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता है। तो अगर आप कोई इवेंट कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग तो आपका है ही ये डिपार्टमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 5 वाला, अगेन नंबर 5 को क्या है कि बैठ के करने वाला कोई काम, ठीक है, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड से हो, चाहे वो फिनेंस से रिलेटेड हो, इस हिसाब से जो भी काम करना है वो नंबर 5 के लिए बेस्ट है। और लेकिन नंबर 5 का ये भी है कि वो जल्दी बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 5 वाले को क्या है कि मल्टीपल बिजनेसेस अगर वो करता है तो उसके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको बोर हो जाता है जल्दी। तो 3-4 जब वो बिज़नेस करता है तो उसका दिमाग एक्टिव रहता है और वो उस वजह से वहाँ पे अच्छा ही करता है। अब नंबर 5 क्या है कि वो कोई भी बिज़नेस कर सकता है, क्योंकि बैलेंस का नंबर है, सबके साथ में मिलजुल के रहता है, तो उसके लिए कोई भी बिज़नेस की कोई मनाही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 6। नंबर 6 अगेन लग्जरी का नंबर है, तो अगेन ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, ब्रांडेड गाड़ियाँ हो गई, ज्वेलरी हो गया, ये सब बिज़नेस उनके लिए अच्छा है। 5 स्टार होटल भी कोई छोटी मोटी नहीं,
1 स्टार 2 स्टार वाली नहीं, इनके लिए बेस्ट होता है अगर वे 5 स्टार वाली होटल खोलते हैं या इससे भी ऊपर, तो उनके लिए ज़्यादा ही फ़ायदा देता है। इवन टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है, वो लग्जरी गाड़ियों का अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाते हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम वो नंबर 6 के लिए बेस्ट है। फॉरेन से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उससे बढ़िया बिजनेस उनके लिए और कोई नहीं है। इवन विदेश में जाके अगर आप सेटल होना चाहते हो, विदेश में जाके काम बिजनेस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली नंबर 6 वालों के लिए वो भी एक बड़ा ही गजब का। और अगेन क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो फीमेल्स गारमेंट्स का अगर वो काम करे, फीमेल ज्वेलरी हो गया, चाहे वो एनिमेटेड ही क्यों ना हो, उस हिसाब की जो ज्वेलरी आती है वो भी वो करें। कुछ भी सौंदर्य से रिलेटेड काम जो लेडीज़ की सुंदरता को और बढ़ाए, अगर वो काम वो करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी उनको बड़ा ही गजब का फ़ायदा होता है। अब आ जाते हैं नंबर 7 वालों के लिए। तो नंबर 7 रिसर्च का नंबर माना गया है। तो जहाँ कहीं पर भी रिसर्च लगता हो, जैसे आपका क्रिएटिव काम भी है, क्रिएटिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, ठीक है, तो आपका कंटेंट क्रिएशन भी होता है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी नंबर 7 वाले अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए भी नंबर 7 बड़ा ही गजब का माना गया है। आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में भी ये नंबर 7 वाले बड़ा अच्छा करते हैं। और मैंने एक चीज़ और जो नोटिस करी है, जो लोग भी विदेश जाके सेटल होते हैं या विदेश में जाके काम करते, बिजनेस करते हैं, उसमें नंबर 7 वाले भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जाते हैं, सेटल होते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च इतना तगड़ा है। कौन सी कंट्री उनके लिए अच्छी है, कौन सी कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये उनको पता होती है। तो इस वजह से वो एक्सप्लोर करके वो कंट्री में जाके सबसे पहले सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से नंबर 7 को भी अगर विदेश सेटल होना हो तो आप पाएंगे कि वो लोग बड़ा ही अच्छा करेंगे। अब नंबर 8 वाले, अगेन नंबर 8 फाइनेंस का नंबर है, तो अगर वो फिनेंशियल कंपनी, फिनेंशियल मैनेजमेंट की कोई कंपनी खोलना चाहें, डेफिनेटली बड़ा ही अच्छा करते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि वे बड़ा ही अच्छा करते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। नंबर 8 को अगर हम शनि कहते हैं तो शनि हो गया अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ से जुड़ा हुआ कोई काम, ठीक है, तो धरती के ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो धरती के ऊपर ही करते हो, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम है, चाहे वो आप बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग का बनाने का जो प्रोडक्ट सप्लाई, जैसे सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, मार्बल्स हो गए, ये सब बिजनेसेस भी अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली नंबर 8 के लिए ये सूटेबल है। और इसके अलावा आप देखेंगे नंबर 8 लेदर से भी जुड़ा गया है, ठीक है, तो लेदर से रिलेटेड कोई बिजनेस आपको करना है, ठीक है, लेदर में क्या, वॉलेट्स, ठीक है, पर्स अगर आप बनाओ तो वो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लेदर में क्या आता है, तो आप देखेंगे शू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि मैंने जितने भी नंबर्स बोले, ठीक है, बिजनेस का नाम जो नंबर जो है वो या 1 पे या 5 पे या 6 पे या 3 पे होना चाहिए, ठीक है, ये हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाटा, अब बाटा का जो टोटल है वो नंबर 8 पे आता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आज अच्छा कर रही है। लेकिन जब हम किसी और को सजेस्ट करते हैं तो 8 के लिए सजेस्ट नहीं करते, लेकिन स्पेशली क्योंकि वो लेदर बिजनेस में है, शू बिजनेस में है, तो वो 8 उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले कहा था आपको कि प्रोफेशन के हिसाब से भी आपका कंपनी का नेम या ब्रांड का नेम जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बाटा एक अच्छा एग्जांपल है, आप देख लीजिए, क्योंकि वो लेदर बिजनेस में है और वो शनि का एरिया है, तो उन्होंने नंबर 8 को चुना। बाटा नंबर 8 पे आता है और आज वो टॉप पे है। तो इस हिसाब से जब आप अलाइन करते हो तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब आ जाते हैं नंबर 9 के लिए क्या है। तो मैं बता दूं कि नंबर 9 ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे कि एनजीओ कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ खोलते हैं और नंबर 9 उसको चलाए तो उससे बेहतर और कोई नहीं है जो एक एनजीओ को अच्छे तरीके से ले जाता है, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। लोगों की मदद करना ये उसकी फितरत होती है। मतलब मैंने नंबर 9 वाले को यहाँ तक देखा है कि वो अपना घर तो जल रहा है लेकिन वो चला गया दूसरे का घर बचाने के लिए। ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। तो भाई यहाँ पे मैं एक सजेशन भी दूंगा कि भाई पहले अपना घर देखना फिर दूसरे का बचाने जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई भी, जैसे डाइटिशियन का रोल है, ठीक है, डाइटिशियन का क्या काम होता है कि लोगों की मदद करना, उनको गाइड करना, किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस वाला काम है, ठीक है। कंसल्टिंग जिसे हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कंसल्टेशन का काम वो करें जिससे कि दूसरे लोगों को मदद मिले, गाइडेंस मिले, ठीक है, वो काम नंबर 9 वालों के बड़ा ही सूटेबल है, ठीक है।
उसके अलावा नंबर 9 को हम सेनापति भी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अथॉरिटी वाला काम हो वहाँ पे ये बड़ा ही अच्छा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूँ कि आप देख लेना हमारी हिस्ट्री उठा के, जितने भी टॉप मोस्ट हमारे आर्मी चीफ बने हैं, ठीक है, नेवी के हैं, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के हैं, तो उसमें जो टॉप तक गए हैं उनका या तो ड्राइवर या कंडक्टर आपको 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी फाइंडिंग है, आप भी चेक करना, गूगल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप चेक करके मुझे बताइएगा। तो नंबर 9 अगर वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, पुलिस सर्विस में जाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नंबर 9 वाले भी जा सकते हैं। विशाल जी, एक बात बताइए कि जब एक कंपनी बनती है, 2 पार्टनर होते हैं या 4 पार्टनर, जो भी है, आपस में डिवीज़न हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे पे विश्वास करना, क्योंकि चीटिंग, फ्रॉड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कई बार लोग एक नया स्टार्टअप करने से पहले भी सोचते हैं कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं है, तो इसका चुनाव कैसे करें? अब इसके लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप पार्टनर चुनें वो आपके फेवरेबल नंबर वाला ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं 1 से लेकर 9 तक का बता देता हूँ कि आपको कौन सा पार्टनर नहीं चुनना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको वो आइडिया मिल सके। अब नंबर 1 वाले आप हो, ठीक है, तो आपको नंबर 8 वाला पार्टनर नहीं चुनना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो क्लैश होके या डिफरेंसेस होके उसके बाद में आपको आगे जाके मुश्किल ज़रूर हो सकती है। तो नंबर 1 वाले ये सावधानी रखें कि वो नंबर 8 के साथ में ना करें, बाकी नंबर्स के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। जो उसमें बेस्ट रहेगा वो रहेगा नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 3। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज वाला करेगा, बाकी को आप न्यूट्रल रख सकते हो, ठीक है। अब नंबर 2 अगर आपका है ड्राइवर, तो आप नंबर 8 के साथ नहीं कर सकते, नंबर 4 के साथ नहीं कर सकते और नंबर 9 के साथ नहीं कर सकते। नंबर 2 के लिए ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके साथ में उनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बाकी लोगों के साथ में डेफिनेटली वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 3 अगर आपका है, तो ड्राइवर नंबर 3 वाले को ड्राइवर नंबर 6 के साथ में कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है। इसके अलावा वो नंबर 1 उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, नंबर 5 भी, और मैं कहूँगा कि नंबर 3 के साथ भी वो जा सकते हैं। 3 को 3 के साथ में दिक्कत नहीं है, तो वो उसके साथ भी जा सकता है, सिर्फ अवॉइड करना है नंबर 6। गॉट इट। अब आ जाते हैं नंबर 4 वाला। अब नंबर 4 वाले को नंबर 2 के साथ, ठीक है, और नंबर 9 के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो उसके साथ में मैचिंग नहीं है। 1 को दिक्कत नहीं है, कई जैसे 4 और 2 का अगर हम देखें तो 4 को तो दिक्कत नहीं है 2 से, लेकिन 2 को दिक्कत है 4 से। तो इस वजह से ये हो गया हमारा ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। तो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में भी हमको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब पार्टनरशिप क्योंकि अब यहाँ पे मैं बीच में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पार्टनरशिप मतलब क्या, ठीक है, आप लाइफ टाइम सोच के ही आप पार्टनर बनते हो, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप को आपको आगे तक लेके जाना है, टेम्पररी तो है नहीं, ठीक है। बहुत लंबा रिलेशन आप उसको लेके जाना चाहते हो, बहुत लंबे टाइम तक आप उसको आगे ले जाना चाहते हो। तो इस पार्टनरशिप को आप सिर्फ ऐसे कंपनी पार्टनरशिप मत समझिएगा, आप ऐसे लाइफ पार्टनर भी इसको समझ सकते हैं। जब भी आप किसी के साथ में शादी करने जा रहे हो तो आपका ड्राइवर और उसका ड्राइवर भी आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो जो भी मैंने अभी तक कहा है वो सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए नहीं, इवन शादी के लिए भी, ठीक है। तो नंबर 4 तक हम आ गए। नंबर 4 को 2 के साथ और 9 के साथ में नहीं करनी है। अब नंबर 5, तो नंबर 5 यहाँ पे किसी के साथ भी कर सकता है। यहाँ पे नंबर 5 का यही एक एडवांटेज है कि उसका कोई एंटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो किसी के साथ भी बिजनेस कर सकता है, इवन शादी भी और ऐसे पार्टनर भी। अब नंबर 6 के लिए तो आप भी बता सकते हो, अब क्योंकि नंबर 3 के लिए 6 सही नहीं है, तो 6 के लिए 3 सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 6 को 3 अवॉइड करना है और बाकी सबके साथ में वो पार्टनरशिप में जा सकते हैं। नंबर 7 अगेन जिस तरीके से नंबर 5 है उसी प्रकार से नंबर 7 का भी कोई एंटी नहीं है, उसको भी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी और को नंबर 7 से कोई प्रॉब्लम है। तो नंबर 7 भी किसी के साथ में भी पार्टनरशिप कर सकता है, उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 वाले को नंबर 1 और नंबर 2, इन 2 के साथ में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि नंबर 4 वाले के साथ भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? 4 और 8 वैसे तो उनको दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 8 वाले के लिए और 4 वाले के लिए, दोनों के लिए मैं बता दूं कि टेम्पररी रिलेशनशिप में वो जब तक हैं तब तक अच्छा है। जैसे कि अगर आप फ्रेंड्स हैं, कभी कभी मिल रहे हो, ठीक है, कभी कोई एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक साथ में आ गए, तब तक तो ठीक है।
लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि 4 भी स्ट्रगलिंग नंबर है, नंबर 8 भी स्ट्रगल का नंबर है। तो जब दोनों ही स्ट्रगलिंग नंबर ज्वाइंट हो जाएंगे तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी जी, है ना। तो इसलिए 4 को परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं रखना है, 4 और 8। अब आ जाते हैं कि नंबर 9। तो नंबर 9 के लिए मैं बता दूं कि नंबर 4 को अवॉइड करना है और नंबर 2 को अवॉइड करना है। नंबर 9 के लिए ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ में इनको पार्टनरशिप में नहीं आना है। तो 1 से लेकर 9 तक मैंने सब बता दिया है कि आप अभी अपना पार्टनर चुन सकते हैं। जब कंपनी बनती है या कोई कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, अपना फाइनेंशियल चीज़ें देखेगी, उसको ग्रोथ देखेगी, मनी फ्लो रहे, तो कैसे हो सकता है, ये कैसे बढ़ा सकते हैं न्यूमरोलॉजी की मदद से? जी, इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ। अगर वो उपाय ये करते हैं तो डेफिनेटली उनका मनी फ्लो भी बेहतर होगा। अब कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए जो इनकम आने का सोर्सेस है, या फिर मैं कहूँ कि मल्टीपल इनकम्स आपकी जनरेट करने का जो ग्रह है वो है शुक्र। तो आप शुक्र का उपाय कीजिए। अब शुक्र के उपाय में क्या, तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि हर शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे के फ्राइडे, आप सफ़ेद चीज़ों का दान करना स्टार्ट कीजिए। अब सफ़ेद चीज़ में क्या, तो सफ़ेद चीज़ में खाने पीने वाली, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया, दूध हो गया, ये ऐसी सब जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो आप कोई गरीब को दे सकते हो। कोई लूला लंगड़ा काना मिले, कोई डिसेबल्ड मिले तो बेस्ट है, वरना आप किसी गरीब को दे सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि जहाँ पे खाना बंटता है, जैसे कि गुरुद्वारा है, ठीक है, जहाँ पे लंगर बंटता है, खाना बांटते हैं वो लोग, वहाँ पे भी आप दे सकते हो। तो ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपका शुक्र का उपाय हो गया, और आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो होना कम हो जाएंगी और आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप हमेशा एक घड़ी पहने, ठीक है, जिसका एनालॉग वॉच हो, मेटल स्ट्रैप वाली हो, गोल्डन कलर का मेटल हो, तो वो भी आप करोगे तो आपका शुक्र का उपाय अगेन वो और भी अच्छा होगा। सिर्फ उतना ही नहीं, आपका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो भी आपका बेहतर होगा। डेफिनेटली अगर आपके कंपनी में आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा सके, राइट? बिल्कुल। तो आप वैसे लोगों से जुड़ोगे और आपकी कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। इसके अलावा बुध का उपाय भी आपको करना चाहिए। अब बुध के उपाय में मैं बेस्ट रेमेडी कहता हूँ कि आप गणेश जी के मंदिर जाएं बुधवार वाले दिन, और उनको ज़्यादा कुछ नहीं, उनको पसंद क्या है, हरी घास, जिसे हम दूब कहते हैं, दूब, हाँ, उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, ठीक है, और आपका बेहतर से बेहतर उपाय हो जा रहा है। दूब लीजिए, बुधवार वाले दिन गणेश जी के मंदिर जाके उनको चढ़ा के आइए और देखिए कि आपके जितने भी ग्रोथ का काम है कैसे बढ़ता है आगे, आपकी कंपनी कितना तरक्की करती है। और इसके साथ साथ अगर आप गाय को भी चारा देते हैं, अब गाय के अंदर आप देखते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं और हैं भी। तो जब आप गाय को भी चारा देते हैं, जब गाय की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक देवता खुश होते हैं, और जब हर एक देवता खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, तो कौन रोक सकता है आपको? बिल्कुल। ठीक है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप गाय को चारा दीजिए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। कुछ खर्चा लग रहा है आपका? कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, और सिंपल से सिंपल उपाय है। इसके अलावा सूर्य को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अब सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, सूर्य को जल दीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप कर सकते हो तो सूर्य नमस्कार कीजिए, ठीक है। रोज़ सुबह जब आप सूर्य नमस्कार करोगे तो डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा देगा। और सूर्य का जो रंग है, जिसे हम लाल रंग कहते हैं, वो आप पहन सकते हो, जैसा कि आज आपने पहना है, ठीक है। तो जब भी आप रेड कलर को भी पहनते हो तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य भी स्ट्रांग होता है। तो इन उपायों को करके आप आपकी फिनेंशियल स्टेटस में और भी बेहतरी ला सकते हो। आपके जो भी फिनेंस को लेकर दिक्कत है उसको आप दूर कर सकते हो। जैसे कि हर इंसान जो है बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिल्कुल। ये कैसे जान पाएगा कि मैं बिजनेसमैन बन पाऊंगा या नहीं? देखिए, इसके लिए जो एक बेस्ट मूलांक मैं बता देता हूँ कुछ, जो बिजनेस के लिए ही बने हैं। जैसे कि नंबर 1, अब नंबर 1 यानी कि लीडर है, मैंने बोला कि वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है। तो क्या कोई लीडर किसी की बात सुनेगा या किसी की एडवाइस लेगा? बताइए, किसी की एडवाइस नहीं लेगा। तो वो, क्योंकि वो खुद लीडर है ना, तो उसको तो बिजनेस करना ही चाहिए। लेकिन मैंने भी कई देखा है कि जो नंबर 1 वाले भी हैं, वो आजकल, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि कई सारे लोग आज जॉब करना ही प्रेफर करते हैं। उनका ड्राइवर भी अच्छा है, कंडक्टर भी अच्छा है, यानी ड्राइवर 1 है, फिर भी वो जॉब क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल फैक्टर आ गया है। नंबर 5 भी किसी की नहीं सुनता है। नंबर 5 के लिए भी बिजनेस करना ही ज़रूरी है, उसके लिए वो जॉब में अडेप्ट नहीं है। हमेशा ही आप देखोगे कि नंबर 5 वाला जो है इस्तीफा अपने पॉकेट में रखेगा, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा बिजनेस। फिर नंबर 6 वाला,
नंबर 6 वाला भी जो है वो लग्जरी का नंबर है, फ्रीडम, उसको भी फ्रीडम चाहिए, वो अपने हिसाब से जीने वाला इंसान है, ठीक है, तो उसके लिए भी बिजनेस ही एडेप्ट है। और नंबर 9 वाला, क्योंकि नंबर 9 अगेन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल नेचर वाला होता है, तो उस हिसाब से उसको भी प्रेडिक्ट कर पाना या उसकी बात को समझ पाना किसी और के लिए मुश्किल होती है, तो वो भी अगर बिजनेस में जाए तो ही उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं कि उनको कभी भी नौकरी में नहीं जाना है। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे लोग कभी भी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और जॉब कहीं कर भी रहे हैं तो वो अपनी कोई ना कोई मजबूरी के हिसाब से कर रहे हैं, वरना उनके लिए बिजनेस ही बेस्ट है। किसी भी बिजनेस या प्रोडक्ट का जो लॉन्चिंग डेट होता है, क्या वो भी मायने रखता है सफलता के लिए? बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जेट एयरवेज, ठीक है, तो जेट एयरवेज का जो लॉन्चिंग डेट है वो भी 4 तारीख था, तो इसलिए उनको दिक्कत हुई और उनको आगे जाके बंद करना पड़ा। इसी हिसाब से किंगफिशर एयरलाइंस भी जो है उनका जो क्या बोलते हैं कंपनी फॉर्मेशन डेट है वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जब फर्स्ट फ्लाइट उड़ान भरी थी उसका कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखोगे तो 8 का आ रहा है, तो इस वजह से उनको वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे लॉन्चिंग डेट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो लॉन्चिंग डेट आपके सपोर्टिंग में होना चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर क्या निकलता है उस दिन का वो हमें देखना चाहिए, और वो सही डेट निकाल के ही आपको आपका लॉन्च करना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, एनीथिंग। जैसे कंपनी का लोगो जो होता है वो भी क्या हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं? वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही देखना है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि आपकी कंपनी को कोई कैसे जानता है, वो आपके लोगो के द्वारा ही जानता है, राइट। आपका लोगो ही है जो उसको आप एडवर्टाइज करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो आपका लोगो ही प्रोजेक्ट होता है। तो आपका लोगो आपके अलाइन में होना ज़रूरी है, उसका चाहे फॉर्मेशन हो, उसका कलर क्यों ना हो, ठीक है, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी आपके प्रोफेशन के साथ और आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ में मैच होना ज़रूरी है। जब आप ये अलाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है, गारंटी। टैगलाइन पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई कंपनी है, उसका लोगो बना है तो नीचे टैगलाइन भी लिखी जाती है, तो क्या उसको हम न्यूमरोलॉजी की मदद से मतलब सफल बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि लोगो इम्पोर्टेंट है। अब टैगलाइन को आप वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि टैगलाइन का भी टोटल इसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से अलाइन करना ज़रूरी है। तो वो सेंटेंस अगर उसमें कोई स्पेलिंग अगर आप ऐड कर दो या लेस कर दो तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज अगर हो गया तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो आप आपके कस्टमर के ऊपर डालना चाहते हो। तो इस वजह से टैगलाइन को आप छोड़ दीजिए, टैगलाइन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका लोगो। जी, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जो है वेबसाइट चला रहा है, सोशल मीडिया का ही दौर है, तो क्या सोशल मीडिया चलाने के लिए भी, फॉलो करने के लिए भी न्यूमरोलॉजी की मदद लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि अगर आपने आपका कंपनी का नाम है, ठीक है, आपको अगर उसका वाइब्रेशन पाना है, उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए एक बेस्ट जरिया हो सकता है। तो आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछा है, तो सोशल मीडिया अगेन शुक्र के अंडर आता है, यानी नंबर 6। तो अगर आपका नाम, आपका चैनल का नाम आपको उसी नंबर पे लेके जाना चाहिए, जिससे कि आपको वो सोशल मीडिया पे फ़ायदा मिले, ठीक है। इसके अलावा जो लोगो भी आप रखो तो वो भी उसके मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नाम, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका ही एग्जाम्पल यहाँ पे देश लेते हैं, ठीक है। तो आपका चैनल का नाम क्या है? द अस्मिता। अब द अस्मिता का अगर आप टोटल करो तो किस पे आता है, ठीक है, द अस्मिता का टोटल अगर आप देखें तो 33 पे आता है, यानी 3 + 3 हो गया 6, और 6 पे ही आप मीडिया से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, इसलिए आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा चल रहा है। अब आपने ये सोच समझ के किया है या नेचुरली आपने रखा है, आपके लिए ये एक ब्लेसिंग वाला काम कर रहा है, आपकी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, आपके चैनल कितना जल्दी फैल रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपने वो नाम ही ऐसा रखा है, ठीक है। तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है नाम का, जो फील्ड का अगर आप उस हिसाब से नाम रखते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आप खुद ही देख लीजिए। इवन यहाँ पे अस्मिता आपका नाम है, ठीक है, अस्मिता का भी टोटल मैंने देखा था 19 पे आ रहा है, यानी कि 1, अगेन 1 के लिए भी 6 का प्रोफेशन बड़ा ही अच्छा है। तो यहाँ पे सब कुछ अलाइन हो रहा है, इस वजह से आप इतनी सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। जी, चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी इस पॉडकास्ट के। हर जगह पर नाम स्पेलिंग तो फॉलो कर लिया, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार स्टाफ और पार्टनर भी रख लिए, ये सब कुछ करने के बाद कंपनी की सक्सेसफुल होने की क्या गारंटी है? मैं कहता हूँ 100% गारंटी है। अब 100% मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने भी अप्लाई किया और मैंने खुद ने वो टेस्ट लिया है, और इसी वजह से
मैंने इस फील्ड में आया हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ। अगेन जो भी सारे मेरे एग्जांपल, जैसे कि मेरे बिल्डर हैं, ठीक है, वो एक अच्छा एग्जांपल है कि आप देख सकते हो कि उसकी ग्रोथ कहाँ तक चली गई है। 2 साल के अंदर उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। 2 साल पहले जो मतलब स्ट्रेस में थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आज वो भी इतना अच्छा कर पा रहे हैं कि 500 करोड़ 2 साल में। आप सोच सकते हो कि क्या कंपनी उसने डेवलप करी है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली आप अलाइन करके जीवन में पा सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते हो। हाँ, ज़रूरत है तो एक गाइडेंस की। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ में, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि ABCD आपको लिखनी आती है? आती है। कितनी इजी है, कितनी सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर आप याद करें कि बचपन के अंदर वही ABCD लिखने में आपको कितनी दिक्कत हुई थी। सही बात है, ठीक है। आपकी मम्मी हो सकती है या आपकी टीचर हो सकती है जिसने आपका हाथ पकड़ के आपको ABCD लिखना सिखाया है कि नहीं। तो जब वो ABCD जैसी सिंपल चीज़ भी सीखने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे तो आपका पूरा जीवन लाइन पे है जी। तो यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस मिल रही है जो आपको अच्छा गाइडेंस दे के आपके जीवन में स्ट्रगल को कम करवा सकता है, आपको नई दिशा दे सकता है, तो क्यों ना ले जी, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा कि हर एक को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इवन मेरे भी मेंटोर्स हैं, मैं भी किसी ना किसी से सीखता हूँ। इवन आज आपके पास में आया हूँ तो आपसे भी मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है। आप टाइम की बड़ी पक्की थी, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे से कर रही हो, मैं देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो हर किसी से ऐसे सीख के गाइडेंस लेके जब आप अप्लाई करते हो तभी आप जाके आगे जीवन में कुछ बन पाते हो। और अगर कोई कहता है कि मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो फिर मैं कहूँगा कि वो तो फिर एक क्या बोलते हैं अहंकार वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन हमें अहंकार नहीं, हमें गाइडेंस लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब लास्ट जो मैं अपने ऑडियंस का एक सवाल है या उनके लिए हेल्प हो जाएगी ये कि अगर उन्हें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो 5 गोल्डन रूल्स विशाल जी आप बताइए। जी, सबसे पहले तो इसमें इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आपका प्रोफेशन सेलेक्ट करते समय आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, क्या वो प्रोफेशन आपके साथ में अलाइन में है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका वो एंटी प्रोफेशन अगर आप चुन लोगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगी। इस वजह से सबसे पहला आ गया चूसिंग द प्रोफेशन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कंपनी का नाम। कंपनी का नाम आपको आपके नेम टोटल के हिसाब से ही आपको रखना चाहिए जो आपको लकी हो, ठीक है। फिर अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, देखिए कोई भी बड़ा काम अगर आप करना चाहो तो बिना पार्टनर के तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप पार्टनर चुनते हो तो पार्टनर भी जैसा कि मैंने पहले कहा आपको उसी हिसाब से चुनना चाहिए। अब चौथी चीज़ आ जाती है कि स्टाफ सिलेक्शन। आप जो भी स्टाफ रखो वो स्टाफ आपके साथ में अलाइन भी होना चाहिए, और उसके अलावा वो उसको वही डिपार्टमेंट दीजिए जिसकी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली एडवांटेज होगा। अब 5th चीज़ मैं बताता हूँ कि आपका रोल एंड गोल वो भी डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सिंगल ओनर्स मतलब ज़्यादातर कि उनकी स्ट्रेंथ तो कुछ होती है लेकिन वो सारा ही डिपार्टमेंट संभालने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, चेन्नई वाले हैं, तो वो एक कंपनी रन करते हैं लेकिन सारे ही डिपार्टमेंट में वो जाते हैं और सारे ही डिपार्टमेंट वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो स्ट्रगल फेस करना पड़ा। लेकिन जब मैंने उनका एनालिसिस किया और मैंने उनको बताया कि आप सिर्फ ये डिपार्टमेंट देखिए, क्योंकि वो 4 वाले थे, तो मैंने कहा कि सेल्स एंड मार्केटिंग कस्टमर के साथ में जुड़ के आप सिर्फ ये डिपार्टमेंट देखिए, बाकी का जो भी आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, फाइनेंस है, उसके लिए आप दूसरे बंदे हायर कीजिए, ठीक है। आपके काम को टोटली फोकस आपके स्ट्रेंथ पे लगाइए। तो आज वे इतने सक्सेसफुल भी हैं और वो आज मुझे थैंक यू करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन ठीक है, मैं बोलता हूँ नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और आप अब अच्छे कर रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका रोल एंड गोल वो भी डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें अगर आपने अलाइन कर ली तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। विशाल जी, आपने इतनी सारी जानकारियाँ जो है न्यूमरोलॉजी को लेकर दी है, बिजनेस को लेकर दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी ऑडियंस जो है इस चीज़ को फॉलो करेगी और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी बताइएगा, और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।